एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं ब्रिज कोर्स बेसिक्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1। जो बच्चे 11th में साइंस ले रहे हैं उनके लिए जरूरी है। बहुत कुछ बताने के लिए होता है फिजिक्स में, है ना। एक आधे पौने घंटे के वीडियो में सारी बातें तो फिट नहीं की जा सकती। बताने के लिए बहुत कुछ है। 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का फिजिक्स अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपकी जर्नी जो है 11th की वो स्मूथ हो जाती है। लेकिन 40-45 मिनट्स में सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम कुछ ऐसे टॉपिक लेंगे जो आपके शुरू की जो जर्नी है, शुरू के जो चैप्टर है 11th के फिजिक्स के, वो स्मूथ हो जाएंगे। आपकी जो शुरुआत है उसको एक बूस्ट मिल जाएगा। ठीक है, यही मुद्दा होता है ब्रिज कोर्स का। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट इज मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जितना आप इसके बारे में सोचोगे आपको मजा आएगा। मान लेते हैं ये जो दीदी हैं ये एक पार्क में, एक गार्डन में बैठी हैं बेंच के ऊपर। ठीक है, इनको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। ये अपने जगह पे बैठी हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। ऊपर से एक चिड़िया उड़ के जा रही है। कैन आई से वो चिड़िया अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। दीदी बैठी है, दीदी अपनी जगह पे बैठी है चुपचाप। चिड़िया उड़ के गई, चिड़िया ने अपनी पोजीशन चेंज की विथ टाइम, समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी। वैसे ही सामने से गाड़ी जाती है, क्या ये गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? रेफरेंस पॉइंट तो वहीं पे है। गाड़ी ने अपनी पोजीशन चेंज की विथ टाइम, समय के साथ गाड़ी आगे गई। एक और बच्चा भागते हुए गया, बच्चा भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। समय के साथ बच्चा आगे आगे जा रहा है, बच्चा अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो मोशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे मोशन को? An object is said to be in motion if it changes its position with respect to a fixed point. Fixed point मतलब ये reference point। चिड़िया उड़ के गई, गाड़ी आगे गई, बच्चा भागते हुए गया। तीनों ने अपनी पोजीशन को चेंज किया विथ रेस्पेक्ट टू दीदी। दीदी अपनी जगह पे बैठी थी, बाकी तीनों चीजें आगे आगे गए। उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट ओवर टाइम, मतलब समय के साथ उन तीनों ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। इसको हम बोलते हैं मोशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, लिख लीजिए। तो रेस्ट क्या होता है? दो चीजें हैं, एक मोशन होता है, एक रेस्ट होता है। यहां पे मुझे बताइए, ये जो बेंच है जिसके ऊपर दीदी बैठी है, बेंच हो गया, बाजू में एक स्ट्रीट लाइट है ना, लाइट का खंबा है, पीछे कुछ ट्री है, यहाँ पे कचरे का डब्बा नीचे है, और भी पेड़ हैं, पीछे कुछ बिल्डिंग्स हैं। ये सारी चीजें भी अपनी जगह पे बैठी थी विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। दीदी भी अपनी जगह पे बैठी है, बाकी सारी चीजें भी अपनी जगह पे बैठी थी विथ रेस्पेक्ट टू दीदी। तो हम क्या बोलते हैं? रेस्ट क्या होता है आइए समझते हैं। An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to the reference point over time. ये जो चीजें हैं, ट्री है, बेंच है, स्ट्रीट लाइट है, कचरे का डब्बा है, इन्होंने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, ये अपने ही जगह पे थे विथ रेस्पेक्ट टू दीदी। दीदी भी वहीं पे थी, बाकी सारी चीजें भी वहीं पे थी। तो हम क्या बोलते हैं? ये सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो दो बातें समझ में आती हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लेते हैं एक बस स्टॉप है जहां पे लोग खड़े हैं, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट बोलता हूं। सामने से एक बस जाती है, बस के अंदर पैसेंजर है। तो मुझे बताओ, बस और उसके अंदर के पैसेंजर ये सारे मोशन में हैं। द बस एंड पैसेंजर्स आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द बस स्टॉप। बस स्टॉप पे जितने लोग खड़े हैं ये सारे रेस्ट में थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। बस स्टॉप भी रेस्ट में है, लेकिन जो गाड़ी जा रही है, गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हैं ये सारे मोशन में हैं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा उल्टा सोचूं, अगर मैं एक पैसेंजर बन जाऊं एंड ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, ये जो पैसेंजर हैं, ये जो आंटी यहां पे पढ़ रही हैं किताब, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी वहीं पे है, आसपास के जो लोग हैं वो भी वहीं पे हैं। नहीं समझ में आई बात? मुझे बताओ, ये जो सीट है, ये सीट भी वहीं पे है विथ रेस्पेक्ट टू आंटी, आंटी भी वहीं पे, सीट भी वहीं पे है। ये सामने जो दूसरी दीदी हैं ये भी वहीं पे है। अच्छा, ये जो पोल है, ये पोल भी वहीं पे है, गाड़ी भी वहीं पे है। तो इनके रेफरेंस से ये सारी चीजें रेस्ट में है, लेकिन बाहर का जो बैकग्राउंड है, जो सराउंडिंग्स हैं, दे आर मूविंग बैकवर्ड्स। ठीक है, इनके लिए, ये जो आंटी हैं, इनके लिए पैसेंजर और गाड़ी ये सारी रेस्ट में है,
ये सारी चीजें रेस्ट में है, लेकिन बाहर का जो सराउंडिंग है, जो एनवायरमेंट है, वो पीछे पीछे जा रहे हैं। बाहर के जो लोग खड़े हैं, जो बस स्टॉप है, बस स्टॉप के ऊपर के लोग हैं, वो पीछे जा रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मोशन कैसा होता है पता है? मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, कौन ऑब्जर्वर है और कहां बैठा है, कहां से देख रहा है। तो मोशन कैसा होता है? मोशन इज रिलेटिव। हम क्या बोलते हैं? मोशन इज रिलेटिव। एक और सिंपल एग्जांपल दूंगा। एक बंदा है, मस्त कॉफी पी रहा है, सोफा पे बैठा है, टीवी देख रहा है। तो मुझे बताओ, टीवी भी रेस्ट में है, सोफा भी रेस्ट में है, पर्सन भी रेस्ट में है, सारी चीजें स्थिर हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा बाहर जाके, अर्थ के बाहर जाके देखूं, मुझे बताओ, अर्थ तो पूरा रोटेट हो रहा है। अगर एक एस्ट्रोनॉट यहां पे खड़ा है चुपचाप, अब एस्ट्रोनॉट को मैं रेस्ट पोजीशन में मानूंगा, मान लेते हैं कि ये रेस्ट में है, ये खड़ा है, लेकिन अर्थ पूरा रोटेट हो रहा है, अर्थ के ऊपर जितनी सारी चीजें हैं, सारी चीजें मोशन में है। तो मोशन कैसा है? मोशन इज रिलेटिव। मोशन सिर्फ एक चीज को लेके मैं बोल नहीं सकता कि ये मोशन में है। अगर ये मोशन में है तो कुछ रेस्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसके साथ कंपेयर करूंगा मैं और बोलूंगा कि ये चीज मोशन में है। सिर्फ एक चीज को मैं लेके बोल नहीं सकता कि मोशन में है, ठीक है। मोशन कैसा होता है? रिलेटिव होता है। whether an object is at rest or in motion, it depends on the observer's point of view, ठीक है। कौन देख रहा है, कहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर कहां पर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। मोशन इज रिलेटिव, ठीक है। ये पेन कब मोशन में होगी? जब एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स्ड होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, एंड उसके रेस्पेक्ट में ये पेन अपना पोजीशन चेंज कर रही है, तब मैं बोलूंगा कि पेन मोशन में है। तो मुझे दो चीजें चाहिए कंपेयर करने के लिए, तब मैं बोल सकता हूं कौन सी मोशन में है, कौन सी रेस्ट में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई होप बातें समझ में आई। मोशन कैसा होता है? रिलेटिव होता है, ठीक है। अब हमारा जो बैच है, उड़ान बैच, वो 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। रेगुलर लेक्चर्स 11th स्टैंडर्ड के फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अभी भी पढ़ना चाहते हैं, फटाफट ज्वाइन कर ले। अदरवाइज बाद में आप आओगे, आपके लेक्चर मिस होंगे। आपका शुरू का जो बेसिक्स है, सबसे पहले जो लेक्चर्स होंगे, दे विल बी फाउंडेशनल लेक्चर्स, बिकॉज बहुत सारा बेसिक्स जो है वो पढ़ाया आपको जाएगा, शुरू में ही पढ़ाया जाएगा, बाद में वापस तो पढ़ाएंगे नहीं। तो जितने बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं वो अपना बेसिक्स मिस करते हैं। तो अभी भी आपको, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, आई डोंट नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, वॉट एवर यू आर वेटिंग फॉर। यहाँ पे बोर्ड का पढ़ाया जाएगा, सीईटी का भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बैच में लाइव क्लास होगा, हर टॉपिक के ऊपर सिलेबस पूरा पढ़ाएंगे। मोबाइल, पीसी, टैबलेट, हर चीज के ऊपर आपको एक्सेस मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो जूम पे किया जाएगा, जहाँ पे आपस में बातचीत करेंगे, स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करके आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। रिवीजन रहेगा, ये भी जूम पे कंडक्ट होगा। पर्सनल मेंटरशिप, 1-on-1 कॉल, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1-on-1 कॉल आप टीचर के साथ कर सकते हैं डायरेक्टली। आपका जो भी डाउट है, आप जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे आप क्लियर कर सकते हैं। 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है। एमसीक्यूज रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में आप पेपर लिख के देंगे, पीडीएफ भेजिए, उसको चेक करके भी, पेपर को चेक करके भी आपको दिया जाएगा। एंड फिर कोई डाउट आता है आपको, पेपर में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो आप आपके टीचर से भी बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, यही हमारे बैच का जो पर्सनल मेंटोरशिप है और जो डाउट क्लियरिंग है टीचर से बात करके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, बिकॉज यहाँ पे लिमिटेड स्टूडेंट्स हम लेते हैं, ठीक है। उतने ही स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं जितने टीचर्स हैंडल कर सकते हैं, जिनका डाउट पर्सनली क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, कौन कौन है? शुभम सर हैं जो फिजिक्स ले रहे हैं, मैं बायोलॉजी लूंगा, मारिया मैम केमिस्ट्री, योगेश सर मैथ्स, एंड खुशी मैम बायोलॉजी लेंगे, ठीक है। चलिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारा ऐप है इजी लर्निंग। इजी लर्निंग पे आ जाइए, यहाँ पे लाइव कोर्सेज आपको दिखाई देगा, उसके अंदर यू कैन सी उड़ान 3.0, उसके अंदर आपको दिखेगा बाय नाउ का ऑप्शन, उसके अंदर आपको पे ऑनलाइन एंड स्कैन क्यूआर, डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है अंदर से, या फिर क्यूआर आ जाएगा, किसी और के फोन से भी स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी डिफिकल्टी आ रही है यहाँ पे, तो इस क्यूआर के ऊपर भी स्कैन करके, इसके ऊपर भी स्कैन करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजा जा सकता है इस नंबर के ऊपर। या फिर कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द बैच, ये दोनों नंबर हैं, इनके ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए,
अब हमने मोशन तो समझ लिया, मोशन रिलेटिव होता है। मोशन कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम। ठीक है, समय के साथ एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। रेस्ट में कब होता है? जब वो उसी पोजीशन में, पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम। ठीक है, तो मोशन समझ में आ गया, रेस्ट समझ में आ गया, एंड मोशन रिलेटिव होता है। दो चीजों को रिलेट करके, कंपेयर करके बताया जाता है। सिर्फ एक चीज को हम मोशन में है ऐसा बोल के छोड़ नहीं सकते, मुझे दो चीजें चाहिए जिनको मैं रिलेट करूंगा, तब जाके बोल सकता हूं कि कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है। तो मोशन कैसा होता है? रिलेटिव होता है। रिलेट करना है दो चीजों को, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। अब कौन से प्रकार के मोशन होते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के, विविध प्रकार के मोशन हैं, आइए समझते हैं। एक हो गया लीनियर मोशन। लीनियर मतलब जब एक ऑब्जेक्ट एकदम सीधे लाइन में चलते जा रहा है, इसको आप लीनियर मोशन बोलते हो। ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन, वेरी सिंपल। फिर एक होता है सर्क्यूलर मोशन, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है। अब मुझे बताइए, ये जो स्पोर्ट है इसको बोला जाता है हैमर थ्रो। हैमर थ्रो, इसमें एक गोला है, रस्सी से बांधा हुआ है, आदमी उसको घुमा 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 के फेंक रहा है। तो मुझे बताइए, जैसे आदमी उसको घुमा रहा है, किसी चीज को घुमाने के लिए, सर्कुलर मोशन लाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? आदमी उस बॉल को अंदर की तरफ खींचता है, रस्सी से खींचता है, अंदर की तरफ खींच खींच के घुमाता है। तो जो खिंचाव है वही है सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहां पर जो स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग मतलब क्या? जो धागा है जिससे बॉल को बांधा हुआ है, स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा? टेंशन होगा। टेंशन मतलब क्या? खिंचाव। आदमी उसको खींच रहा है ना, खींच खींच के घुमा रहा है, तो जो टेंशन है वही यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक गोल पाथ पे जब आपका ऑब्जेक्ट घूमता है उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। हमने एक और एग्जांपल देखा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। अर्थ जब सन के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां पर ये भी सर्कुलर मोशन है, बराबर। अर्थ एक ऑर्बिट पे घूम रहा है इस प्रकार से। अब मुझे बताइए, यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो वो फोर्स क्या रहेगा? वो फोर्स रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और अर्थ के बीच में, वही क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो अर्थ को एक सर्कुलर ऑर्बिट में घुमा रहा है। इज दिस वेरी क्लियर? ठीक है, तो जब आदमी बॉल को घुमाता है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? टेंशन, जो तनाव है, जो स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और यहां पर जब अर्थ घूमता है सन के आसपास, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। डायरेक्शन होती है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन क्या है यहां पे? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, चलिए फिर एक होता है रोटेशनल मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। कितने बच्चे थे बेब्लेड देखते थे? कमेंट में बताना। बेब्लेड, अरे अरे बेब्लेड। और कितने बच्चे थे जो ऐसा भंवरा घुमाते थे, रस्सी बांध के ऐसा सट करके घुमाते ना? मैंने कभी घुमाया नहीं है, कभी मौका नहीं मिला, कभी ऐसे कोई दोस्त नहीं थे जिनके पास ये था। किसी को आता था, मेरे घर पे भी किसी को नहीं आता था, तो किसी ने मुझे सिखाया नहीं। कभी किसी को करते हुए देखा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कोशिश भी की, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन बाद में जब बेब्लेड आया, कार्टून नेटवर्क पे बेब्लेड देखते थे, फिर तो बहुत ही बड़ा क्रेज आ गया था, मार्केट में इतने सारे बेब्लेड मिलते थे। फिर 20-20 रुपए के आते थे, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए के आते थे, छोटा सा लेके आओ, घुमाओ। तो मुझे बताओ, ये जो भंवरा है वो एक एक्सिस पे घूम रहा है ना? मान लो ये उसकी एक्सिस होगी। एक्सिस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, और उस एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा है वो। ठीक है, स्पिन्स अराउंड इट्स, अराउंड मतलब क्या? इर्द गिर्द, अराउंड इट्स ओन एक्सिस मतलब बेसिकली ऐसे। ठीक है, ये जो मोशन हो गया ये हो गया रोटेशनल मोशन। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, मुझे बताइए, अर्थ जो है, अर्थ की भी एक एक्सिस होती है। अर्थ की एक्सिस थोड़ी सी स्लांट होती है, टिल्टेड होती है। ठीक है, बाय द वे,
तो ये अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूम रहा है। एक्सिस क्या है कि इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है। दिस इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। चलिए फिर बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। आपने पेंडुलम देखा है, ये क्या है ये चीज, ये पेंडुलम है, पेंडुलम। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट को लेके आगे पीछे कर रहा है, दिस इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। मतलब यहां पे मुझे बताओ, यहां पे ये जो पेंडुलम है इसका ऑसिलेशन थोड़ा स्लो है, लेकिन यही चीज अगर मैं गिटार की स्ट्रिंग आपको दिखाऊं, मुझे बताओ ये भी तो ऑसिलेट हो रही है। इसके दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड पॉइंट यहां पे होगा नीचे की तरफ और एक फिक्स्ड पॉइंट यहां पे होगा ऊपर की तरफ। दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं एंड आपकी जो स्ट्रिंग है गिटार की वो वाइब्रेट हो रही है। ऑसिलेशन का मतलब क्या, आगे पीछे होना, बैक एंड फोर्थ जाना। तो ये भी ऑसिलेशन है, लेकिन ऑसिलेशन बहुत फास्ट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, वैसे एक और एग्जांपल यहां पे लिखना चाहूंगा, ट्यूनिंग ट्यूनिंग फोर्क। ये आप 11th में जब जाओगे फिजिक्स के प्रैक्टिकल करोगे तो ट्यूनिंग फोर्क आपको आएगा। ठीक है, बहुत सारे एक दो प्रैक्टिकल्स है, साउंड के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वहां पे लगता है। ठीक है, एंड साउंड भी जो जनरेट होता है ना, वो ये जो वाइब्रेशंस है ना, इनके वजह से साउंड जनरेट होता है। एंड मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है सोनोरिटी, मेटल्स को मारते हैं तो आवाज आता है, मेटल्स को जब मारोगे तो वो वाइब्रेट होते हैं, ऑसिलेट होंगे एंड आवाज आता है वहां से। ठीक है, चलिए क्लियर बात। नाउ मोशन के टाइप्स हमने देखे, कौन से देखे, चलो बता दो एक बार, कौन से देखे। एक लीनियर मोशन था, सर्कुलर मोशन देखा, रोटेशनल देखा एंड ऑसिलेटरी वाइब्रेशनल मोशन देखा। ठीक है, मोशन देखा क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन देखा। अभी मोशन होता क्यों है, क्यों हो रहा है मोशन। किसी भी चीज को जब फोर्स लगाया जाता है तो वो चीज मूव करती है ना। न्यूटन्स लॉज, ये मैं कल के वीडियो में लूंगा, पार्ट 2 भी आएगा ना, उसमें हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज। 3 लॉज हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो मोशन होता क्यों है। मान लो एक फुटबॉल था, फोर्स लगाने से मोशन होता है। मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल को लात मारा घप करके, फटाक, तो आपने फोर्स लगाया तब जाके वो, पहले वो चीज रेस्ट में थी, मानते हो। पहले वो जो फुटबॉल था वो रेस्ट में था ना, विथ रेस्पेक्ट टू द पर्सन। आदमी मूव कर रहा था लेकिन बॉल तो वहीं पे था, रेस्ट में था। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाया मोशन में आ गया। ठीक है, फिर यहां पर आपको दिख रहा है ये आदमी एक बैग को खींच रहा है, पुल कर रहा है, खींचने से भी मोशन हो रहा है। तो मोशन कब हो सकता है, जब दो प्रकार के फोर्स लगाए जाएं, या तो पुश या तो पुल। लात मारा मतलब धक्का मारा, बॉल को लात मारा मतलब पुश किया ना, एंड जब ट्रॉली को मूव करना था तो क्या करना पड़ा, पुल करना पड़ा। तो फोर्स क्या होता है, इट इज द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। फोर्स क्या होता है, इट इज अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। याद रखो, ये चाहिए तो लिख लो इसको, फोर्स क्या होता है, अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है, इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उसको आप मूव कर सकते हो। स्टेशनरी मतलब क्या, जो रेस्ट में है उसको मैं स्टेशनरी बोलता हूं। बॉल को लात मारा, बॉल मूव किया। ठीक है, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से किसी चीज को आप रोक सकते हो। मान लो गोलकीपर है, उड़ता हुआ बॉल उसके मुंह पे आ रहा था, उसने रोक लिया। एक मूविंग ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा था, उसने उसको फोर्स लगा के ऐसे पकड़ा ना, धप करके फोर्स लगाया और एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक लिया। ठीक है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आपका दोस्त साइकिल चला रहा है, आप अगर उसको धक्का लगाओगे तो क्या स्पीड चेंज होगी साइकिल की, हाँ, फोर्स लगाने से स्पीड भी चेंज होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितने बच्चे क्रिकेट देखते हैं कमेंट में बताएं कि यस मैं क्रिकेट देखता हूं। आपकी फेवरेट आईपीएल टीम का नाम कमेंट में डालिए। चलिए, मेरी है मुंबई इंडियंस, आप भी अपनी अपनी बताइए। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बॉल आपकी तरफ आ रहा है, बॉल भी मूविंग है, आपने थोड़ा सा बैट उसको टक करके लगाया, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फोर्स लगाने से एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। सही बात है। इट कैन इवन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज को इतना मारो
उसके ऊपर फोर्स लगाओ कि उसका शेप चेंज हो जाए। कैन को लो, आपने फोर्स लगाया, आपने चारों तरफ से उसको पुश किया ना। फोर्स क्या है? इट इज अ पुश और अ पुल। तो यहां पर कैन को आप क्या कर रहे हो? हाथ में अगर आपके कैन है, आप उसको दबा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप उसको चारों तरफ से पुश कर रहे हो, पिचका रहे हो। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं। नाउ फोर्स के भी अलग अलग प्रकार हैं। मोशन समझा, मोशन के भी टाइप समझे, फोर्स समझा। अब फोर्स के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे आपको अगर किसी चीज को मूव करना है, आपको उसको छूना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे हो गया मस्क्यूलर फोर्स, जिम जाते हैं, किसी चीज को उठाना है तो अपने मसल्स को यूज करना पड़ेगा, ये हो गया मस्क्यूलर फोर्स, जहां पे आप अपने बॉडी के मसल्स को यूज करके किसी चीज को मूव कर रहे हो या किसी चीज को रोक रहे हो, ठीक है, मस्क्यूलर फोर्स। फिर एक हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है? सिंपल, घर्षण जिसको बोलते हैं। ऐसे हाथ को आप रब करते हो तो आपको कुछ अपोजिशन फेस होता है, ऐसे ऐसे करते हो एकदम। अच्छा, वही हाथ में अगर तेल लगा दोगे या कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा दोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा, है, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। आपका हाथ एकदम ड्राई है, मान लो एकदम ड्राई हो गया है, और आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो फ्रिक्शन फील हो रहा है। तो फ्रिक्शन क्या करता है? आपका जो पुशिंग फोर्स होता है ना, ये आपका पुशिंग फोर्स है, एक तरफ से आप धक्का लगा रहे हो, फ्रिक्शन क्या करता है? उसको अपोज करता है। फ्रिक्शन अपोजेस द पुश, बेसिकली एक तरीके से, ठीक है। जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना आप किसी चीज को इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। कैरम खेला है तो वो पाउडर डालते हैं, पता है पाउडर क्यों डालते हैं? ताकि सरफेस और आपका जो गोटी है उसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए, आप इजीली आपके स्ट्राइकर को कैरम बोर्ड के ऊपर मूव कर सको, ठीक है। अगर ये पाउडर नहीं होगी तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो इजीली मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। कहानी तो सिंपल है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है आपके पुश को। फिर टेंशन, टेंशन मतलब खिंचाव। मुझे बताओ, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी ग्रेविटी इस बॉल को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने ऊपर एक थ्रेड से, एक रस्सी से उसको बांध के रखा है। तो मुझे बताओ, ये रस्सी ऊपर की तरफ पुल कर रही है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, लेकिन रस्सी ऊपर पुल कर रही है। ये जो पुल है इसको क्या बोलते हैं? इसको टेंशन बोलते हैं। ताण, ताण आला है मेरे, तनाव आ रहा है मेरे दिमाग पे, तनाव, टेंशन, तनाव, खिंचाव, तनाव, इट इज कॉल्ड एज टेंशन। बहुत सिंपल, ये भी एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है, टेंशन फोर्स जिसको बोलेंगे। एंड एक होता है नॉर्मल फोर्स, सादा सुदा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या? मान लो आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, अगेन ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। बाय द वे, किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वही फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज इक्वल टू mg, ये हमने पढ़ा हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो आप भी उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाओगे ना, ताकि वो आपके हाथ में स्टेबल रहे। अगर मैं हाथ हटा दूंगा तो ये गिर जाएगा, सच में गिर गया, चल तो रहा है बेचारा। अगर इसको स्टेबल रखना है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, मुझे इसको ऊपर पुश करना पड़ेगा, मुझे इसको ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा, एक फोर्स देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अपवर्ड पुश जो आप प्रोवाइड करते हो। आप किसी, मान लो टेबल के ऊपर, यहां पे टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने ये बॉटल को रखी है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, टेबल बॉटल को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, टेबल जो फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये हो गए कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे छूने की जरूरत होती है। एंड फिर होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। छूने की जरूरत है नहीं, बीच में कुछ है नहीं, स्पेस है, लेकिन फिर भी जो प्लैनेट्स है वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसी प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स, यहां पर आपको आयन फाइलिंग्स दिख रही है, नीचे एक मैग्नेट दिख रहा है, मैग्नेट मूव करते हैं, आयन फाइलिंग्स भी मूवमेंट दिखा रही है। आयन फाइलिंग्स होंगी या फिर मैग्नेट के भी छोटे छोटे पीसेस हो सकते हैं,
ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे छूने की जरूरत नहीं है, दूर से भी हो सकता है। एंड एक और होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां पर अपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट देखा है, एक कंघी ले लो, बाल में उसको ऐसे ऐसे रब करो, बाद में पीसेस ऑफ पेपर के ऊपर रखो, तो ये जो पेपर हैं ये उसको चिपकने लगते हैं। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, आगे 11th में आपके आएगा। तो ये भी क्या हो गया, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, जहां पे छूने की जरूरत नहीं है, दूर से काम हो सकता है। ठीक, चलिए, तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। A physical quantity is anything that can be measured, has a value and a unit. कोई ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसकी कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू मतलब एक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होगा उसके पास एंड एक यूनिट होगा। मान लेते हैं लेंथ का एग्जांपल लेते हैं, क्या लेंथ को आप मेजर कर सकते हो? हाँ। क्या उसकी कोई वैल्यू होती है? हाँ। उसका यूनिट क्या होता है? मीटर, वैल्यू रहेगी ना, 5 मीटर 10 मीटर, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, मास को मेजर कर सकते हैं, उसका यूनिट क्या रहेगा? किलोग्राम। 5 किलो 10 किलो 15 किलो, ये उसकी वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया। टाइम को मेजर कर सकते हो सेकंड में, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड, ये उसकी वैल्यू हो गई, मैग्नीट्यूड हो गया। टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हो, केल्विन में भी मेजर कर सकते हो। तो ये इनके यूनिट्स हो गए टेम्परेचर के। हीट की बात नहीं कर रहा हूँ, हीट क्या है? हीट इज एनर्जी, उसका क्या होता है? जूल होता है या फिर कैलोरी होता है हीट के लिए, वो उसका यूनिट हो गया। टेम्परेचर क्या? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। केल्विन को ज्यादा यूज करोगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो आप ज्यादातर ये जो केल्विन होता है, केल्विन यूनिट होता है, इसको यूज करोगे। ठीक है, नाउ वैल्यू क्या बताती है? कितना है भैया जी, कितना रुपया हो गया, कितना मतलब क्या? वैल्यू, वैल्यू क्या बताती है? हाउ मच, 5 है 2 है 10 है। एंड यूनिट क्या बताता है कि हम क्या मेजर कर रहे हैं। अगर मैंने बस बोल दिया 5, आपको क्या समझ में आएगा? नहीं। 5 किलो बोला, किलो सुनने के बाद समझ में आएगा कि मास का मेजरमेंट हो रहा है। 5 मीटर बोल दिया, मीटर, मीटर सुन के क्या समझ में आया? कि हाँ, लेंथ का मेजरमेंट हो रहा है। तो यूनिट क्या बताता है? कि हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी सिंपल, इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसको मेजर किया जा सकता है, उसकी वैल्यू होती है और यूनिट होता है। ठीक है, इसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। नाउ हमने अलग अलग सिस्टम पढ़े हैं यूनिट के। एक होता है सीजीएस सिस्टम, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। तो यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट यूज किए जा रहे हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, छोटा छोटा यूनिट है। फिर एक होती है एमकेएस सिस्टम, बड़े बड़े यूनिट यूज किए जाएंगे। सेंटीमीटर के जगह पे मीटर आपको दिख रहा है, ग्राम के जगह किलोग्राम, एंड सेकंड के जगह सेकंड। तो ये एमकेएस सिस्टम हो गया, मीटर किलोग्राम सेकंड, जहां पे बड़े यूनिट्स को यूज किया जा रहा है। ठीक है, फिर एक होती है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकंड। ये फुट, ये पाउंड, ये ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स वाले यूज करते हैं, बाकी पूरी दुनिया में नहीं यूज किया जाता। इंडिया में तो मीटर किलोग्राम चलता है ना, कितना हो गया, कितना मीटर का है, कितना किलोग्राम का है, कितना किलो हो गया। हम कभी पाउंड बोलते नहीं बोलते। पाउंड कहाँ यूज किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, तो फुट पाउंड सेकंड ये सिस्टम हो गई ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स वाली। ये जो एमकेएस सिस्टम, इसको मैट्रिक सिस्टम भी बोला जाता है, मैट्रिक, मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, नाउ फिर आती है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो क्या हुआ ना, पुराने जमाने में, मतलब कुछ सालों पहले, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, दे वर वाइडली यूज्ड इन द पास्ट, पहले इन 1971। लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता था, किधर कोई फुट में मेजरमेंट कर रहा है, कहीं पे कोई ग्राम में कर रहा है, कहीं सेंटीमीटर में हो रहा है। तो कंफ्यूजन होता था बिकॉज यूनिट्स अलग अलग होते थे। मान लो यूनाइटेड स्टेट्स में किसी साइंटिस्ट ने एक पेपर लिखा और उस पेपर में उसने फुट पाउंड सेकंड में अपना मेजरमेंट्स को लिखा हुआ है, वही पेपर बाद में इंडिया आता है। इंडिया में फिर वो फुट को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत होता है, दिमाग का दही हो जाता है। इसलिए फिर 1971 में 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हुआ। वहां पे लोगों ने क्या बोला? एक ऐसा सिस्टम फॉलो करो जो पूरी दुनिया में सब जगह फॉलो हो, कॉमन सिस्टम रहेगा, सब लोग वही, जितना भी साइंटिफिक पेपर बनेंगे, जो भी रिसर्च होगा, वो उन्हीं यूनिट्स में होना चाहिए, ताकि जापान में कोई पेपर लिखा जा रहा है, चाइना में कोई लिखा जा रहा है, रशिया में कोई लिखा जा रहा है, यूएस में लिखा जा रहा है, कहीं पे भी कोई भी रिसर्च हो रही है तो वो शेयर की जाए एंड सबको समझ में आए। तो यहां पर बनती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिनको एसआई
यूनिट बोला जाता है। सिस्टम इंटरनेशनले, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनले यूनिट्स। एंड ये जो एसआई यूनिट होती है, इट इज वेरी सिमिलर टू एमकेएस सिस्टम। एसआई सिस्टम है वो एमकेएस जैसी होती है, लेकिन उसके अंदर और भी यूनिट्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं। आपकी जो एसआई सिस्टम है उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया है। कौन सी हैं देखिए। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on any other physical quantity for their measurement, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, उसका यूनिट क्या रहता है? मीटर होता है, सिंबल क्या होता है? एम। लेंथ मेजर करने के लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ एक फुट पट्टी दे दोगे, मैं लेंथ को मेजर कर लूंगा। मास, मुझे बताओ लेंथ मेजर करने के लिए मास की जरूरत है? नहीं। क्या मास को मेजर करने के लिए लेंथ की जरूरत है? नहीं। इंडिपेंडेंट है ना, they do not depend on any other physical quantity for their measurement। तो मास के जगह, मास का यूनिट क्या है? एक तो किलोग्राम है, सिंबल क्या रहेगा? केजी। फिर टाइम, टाइम मेजर करने के लिए किसी और चीज की जरूरत है? नहीं। इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल द अदर्स। ये ऐसा यूनिट क्या रहेगा? सेकंड रहेगा, सिंबल क्या रहेगा? एस रहेगा। फिर बात करते हैं टेम्परेचर की। यहाँ पे एसआई यूनिट क्या है उसका? केल्विन। डिग्री सेल्सियस तो हम साधारण भाषा में यूज करते हैं कि 40 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, लेकिन जो साइंटिफिक टर्म है वो साइंटिफिक यूनिट कौन सा है? ऐसा यूनिट केल्विन रहेगा, सिंबल रहेगा कैपिटल के। फिर इलेक्ट्रिक करंट, करंट को भी मेजर करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। हालांकि करंट को हम बोलते हैं ना कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज पर सेकंड, लेकिन फिर भी उसको एक फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, ठीक है? ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है, सिंबल क्या रहेगा? ए रहेगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस मतलब कितनी इंटेंस लाइट आ रही है, उसको हम कैंडला में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट क्या है? कैंडला। ल्यूमिनोसिटी समझते हो ना, कितनी ब्राइट कोई चीज है, उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है? तो इसका सिंबल रहेगा सी डी। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मेजर किया जाता है मोल में, सिंबल रहेगा MOL। मोल का जो कंसेप्ट है वो भी मैंने आपको बताया। जब किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास हो गया या मॉलिक्यूलर मास, उसको जब ग्राम्स में लिया जाता है तो हम उसको एक मोल बोलते हैं, ठीक है? मान लो वाटर की बात करूं, H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 डाल्टन। वही वाटर को अगर मैं 18 ग्राम ले लूं तो उसको क्या बोला जाएगा? 1 मोल ऑफ वाटर बोला जाएगा, बराबर है? मॉलिक्यूलर मास को या फिर एटॉमिक मास को जब ग्राम्स में लिया जाता है उसको हम मोल बोलते हैं, ठीक है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर होता है, उसका सिंबल क्या है? एम, मोल, MOL, ठीक है? MOL। तो ये हो गया आपके फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज। लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते। फिर आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम डिराइव करते हैं। मतलब मान लो वेलोसिटी, क्या होती है वेलोसिटी? वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या रहेगा? मीटर रहेगा। तो मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट को भी मैं एक फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्टेंस की तरह ही कंसिडर कर सकता हूं। डिस्टेंस क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना? लेंथ, डिस्टेंस क्या होता है बाबा? लेंथ ही होता है ना, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां पे मुझे इसका क्या यूनिट मिला? मुझे मिला मीटर पर सेकेंड। ये इसका यूनिट बन गया ना, इसको मैं डिराइव्ड क्वांटिटी बोलता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम जो क्वांटिटी बनाते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। वैसा ही मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है? इट इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो मास आपका फंडामेंटल है, मास केजी में रहेगा। वेलोसिटी क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड में रहेगी, मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड, ये यूनिट बनेगा मोमेंटम का। तो मोमेंटम भी हम डिराइव करते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिनको डिराइव किया जाता है फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज। इज दिस वेरी क्लियर? सिंपल सी बात यहां पे बता रहा हूं आपको, ठीक है? चलिए, फिर स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनका सिर्फ
मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक वैल्यू होती है, लेकिन उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। मान लेते हैं कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, कितना दूर है इधर से? 5 किलोमीटर दूर है। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कितना तेज जा रहा था? 60 किलोमीटर पर आवर। किधर जा रहा था पूछा क्या? नहीं, कितना तेज था उतना ही पूछा, वैल्यू पूछा, स्पीड बताया, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। मास 2 किलो है, डायरेक्शन का जरूरत है क्या? नहीं है। टाइम 10 सेकंड, डायरेक्शन का जरूरत है? नहीं। टेम्परेचर, एनर्जी, डायरेक्शन का कहीं पे जरूरत है? नहीं। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की जरूरत होती है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, हम बोलते हैं इसके पास डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। लेकिन कोई भी जब कैलकुलेशन होता है, मुझे बताओ, कोई भी न्यूमेरिकल होता है, तब क्या हमें बताना पड़ता है डायरेक्शन? डायरेक्शन का कोई काम आता है क्या? जरूरत नहीं है। डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत है? नहीं है। ऑल्सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसका जो कैलकुलेशंस होता है करंट का, वहां पर वेक्टर लॉज को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वेक्टर लॉज क्या होते हैं आप आगे पढ़ोगे, स्केलर्स एंड वेक्टर जो चैप्टर आएगा उसमें वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, अलग कैलकुलेशन होता है, वो आप आगे सीखोगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का जब एडिशन होता है तो आप सिंपल ऐड करते हो ना कि हाँ बाबा 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इज इक्वल टू 8 एम्पियर, ऐसा सिंपल कैलकुलेशन होता है। यहां पे वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा है, वेक्टर लॉस फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। हालांकि हम बोलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। फिर आता है वेक्टर क्वांटिटी, यहां पर दोनों चीजें लगेंगी, मैग्नीट्यूड भी लगेगा, वैल्यू भी लगेगी और डायरेक्शन भी लगेगी। डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर, लेकिन किधर गया? वो नॉर्थ की तरफ गया। वेलोसिटी 60 किलोमीटर, कहां जा रहा था? ईस्ट में जा रहा था। फोर्स 10 न्यूटन, लेकिन नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, ईस्ट वेस्ट। यहां पे डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है। एंड इनका जो भी एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, वो वेक्टर लॉज से होने वाला है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कहां? ऊपर नीचे, डायरेक्शन बतानी जरूरी है एक्सेलरेशन में भी, मोमेंटम में भी। तो ये सारे क्या होगा? ये होगा वेक्टर क्वांटिटीज। एंड इनका जो भी कैलकुलेशन होगा वो वेक्टर लॉज को यूज करके होगा। वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आप सीखोगे आगे, ठीक है। तो दो बेसिक बात याद रखना, अगर डायरेक्शन मैटर करती है तो वो वेक्टर है, अगर कोई कैलकुलेशन करना है आपको वहां पे डायरेक्शन की जरूरत है तो एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर डायरेक्शन मैटर नहीं करती तो एक स्केलर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ओनली द वैल्यू मैटर्स, देन इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें आपको बताई हैं बहुत सारी, और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे पार्ट 2 वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।